वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि ये शटल क्या होता है या शटल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, क्यों ये शटल सिस्टम का नीड पड़ता है यूकैरियोटिक सेल्स में, ये हम लोग देखेंगे। इसका कितना टाइप्स होता है, शटल सिस्टम का कितना टाइप्स होता है, ये हम लोग देखेंगे। और ये शटल कैसे करके काम करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि शटल सिस्टम का मैकेनिज्म सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। वही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, शटल सिस्टम के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो और एक चीज हमेशा याद रखना, शटल सिस्टम हम लोग कब स्टडी करेंगे? शटल सिस्टम हम लोग तब स्टडी करते हैं जब हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, उस टाइम पे हम लोग स्टडी करते हैं शटल सिस्टम। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग स्टडी करते हैं शटल सिस्टम। या फिर जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सब सारा का सारा मेटाबॉलिक पाथवेज जब पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग स्टडी करते हैं शटल सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना है। तो हम लोग शटल सिस्टम कब स्टडी करते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट जब स्टडी करते हैं, उस टाइम पे हम लोग को स्टडी करना पड़ता है क्या चीज का कॉन्सेप्ट? शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, याद रखना है। ठीक है, तो चलो शटल क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शटल मतलब क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं पहले लेकर चलता हूँ। याद करो, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? हम लोग स्टार्टिंग किए थे ग्लाइकोलाइसिस से। तो अगर आपको याद होगा कि ग्लाइकोलाइसिस, देखो ध्यान से, अगर आपको याद होगा कि ग्लाइकोलाइसिस, अगर आपको याद होगा तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोसोल में। ये हम लोग जानते हैं। क्यों सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस होता है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को करवाने के लिए जितना भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है ना, सारा का सारा एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोसोल में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा तो ये हुआ था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूट गया था। हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड में टूट गया था। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? सेल क्या किया था? 2 एटीपी लगाया था। ठीक है, 4 एटीपी बना था। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ? हम लोग बोलेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का क्या होता है? नेट गेन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल भी बनता है। एक रिड्यूस NADH2 मैं इधर दिखा रहा हूं, एक रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल मैं इधर दिखा रहा हूं। याद रखना है स्टेप नंबर 6 पे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ध्यान 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 देना कि जो रिड्यूस NADH2 है ना, वो क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। वो क्या चीज है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। मतलब इसके पास क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इसी के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। किसके पास? ये रिड्यूस NADH2 के पास। याद रखना है। और कोई भी मतलब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर नहीं रखना चाहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रखना चाहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसके पास भी ये जाएगा उसको क्या कर देगा? अनस्टेबल कर देगा। तो ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। और ये रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हुआ था? लिंक रिएक्शन हुआ था ना। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन कहां हुआ था? तो हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ था। याद रखना है, मैंने बताया था, सारा का सारा मैकेनिज्म मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन में देखो क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा तो तब देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मान लो क्या चीज है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। और ये क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये वाला क्या चीज है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ये मैंने बताया है। और ये वाला पोर्शन क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन क्या चीज है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हम लोग जानते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये वाला पोर्शन क्या चीज है? सेल का साइटोसोल है, जहां पर क्या हुआ है? ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। ठीक है, याद रखना है। तो अब याद करो, ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हुआ था? तो ये जो पाइरुविक एसिड है ना, ये पाइरुविक एसिड याद करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कहां इंटर कर जाएगा?
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये पायरुविक एसिड कहाँ आ गया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। कब, हम लोग बोलेंगे जब सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा, या हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, याद रखना है कैसे करके आया था, तो मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज। आप देखना यहाँ पर, ठीक है, आप देख लेना जो भी है, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, आपको आप उसको देखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन होता है, मतलब पायरुविक एसिड एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, याद रखना है। और ये रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लिंक रिएक्शन है ना, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या निकलता है, रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है, रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो कितना रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से दो एसिटाइल कोएंजाइम। याद रखना है। ठीक है, तो ये भी, ये दोनों क्या चीज है, लिंक रिएक्शन है। यहाँ पर क्या निकला, रिड्यूस NaDH2, यहाँ पर भी रिड्यूस NaDH2। याद रखना, रिड्यूस NaDH2 क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम्स याद रखना है, एक क्रेब साइकिल चलेगा, ये दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से हम लोग बोलेंगे दूसरा क्रेब साइकिल चलेगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा या ब्रेकडाउन होगा या ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो दो क्रेब साइकिल चलेगा। याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक क्रेब साइकिल से हम लोग बोलेंगे कितना रिड्यूस NaDH2 बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 3 रिड्यूस NaDH2 बनता है, एक रिड्यूस FADH2 बनता है एक क्रेब साइकिल से। तो यहां पर भी देखो ध्यान से, यहां पर भी क्या होगा, 3 रिड्यूस NaDH2 बनेगा, और हम लोग बोलेंगे NaDH2 बनेगा, और हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस FADH2 बनेगा। ठीक है, जहां जहां टर्म आ रहा है ना, रिड्यूस NaDH2, रिड्यूस FADH2, वो अनस्टेबल है मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना, वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट है। ये हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 4, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स 5 जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हम लोग बोलेंगे 4 मेन कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं होता है। ये क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है कॉम्प्लेक्स 5 से। याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फायदा क्या चीज है कि जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, याद रखना है। फिर से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 ऑक्सीजोम है, ये एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। फिर से क्या स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर से ऑक्सीजोम, मतलब कॉम्प्लेक्स 5, फिर से कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो फायदा क्या है, देखो ध्यान से कि क्रेब साइकिल का जो जो रिड्यूस NaDH2 बन रहा है, वो देखो कहां बना है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना है। लिंक रिएक्शन जो चला है वो भी कहां चला है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला है, और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये जो जितना भी रिड्यूस NaDH2 मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना है ना, वो याद रखना है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को। याद रखना है, रिड्यूस NaDH2 जो क्रेब साइकिल के टाइम बनता है, या हम लोग बोलेंगे जो लिंक रिएक्शन के टाइम बनता है, या हम लोग बोलेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो रिड्यूस NaDH2 बनता है, वो याद रखना है अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल, याद रखना, जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कितना, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन होगा। याद रखना, ये मैंने बताया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी बनेगा, 2.5 एटीपी बनेगा। कैसे बनेगा मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर, देखना, ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है,
अब दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट ये है कि जो रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल है ना, देखो ध्यान से, ये रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल, ये भी रिड्यूस FADH2 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना है। तो ये जो रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। किसको देता है? हम लोग बोलेंगे ये किसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा? कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, याद रखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 को जब इलेक्ट्रॉन्स देता है रिड्यूस NADH2, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, याद रखना है। कहां पर? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि जो भी रिड्यूस NADH2 FADH2 जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना था ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। फॉर एग्जांपल रिड्यूस NADH2 किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को? कॉम्प्लेक्स 1 को। रिड्यूस FADH2 किसको दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स को? कॉम्प्लेक्स 2 को। अब क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्यों दिया। रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को ही अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों देता है, तो मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों देता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 और 2 को दे सकता है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल दे सकता है। लेकिन हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी रिड्यूस NADH2 बना है ना, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, लिंक रिएक्शन के टाइम पे और क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, याद रखना है। लेकिन अब प्रॉब्लम देखो क्या आता है, देखो प्रॉब्लम क्या आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी तो रिड्यूस NADH2 बना है ना, देखो ध्यान से, इसके पास भी क्या है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये भी क्या चाहेगा? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 क्या चाहेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देना चाहेगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, या माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये वाला मेम्ब्रेन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने लिखा है यहाँ पर कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है। किसके लिए? हम लोग बोलेंगे वो रिड्यूस NADH2 के लिए, जो कब बना है? ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, याद रखना है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आता है कि ये रिड्यूस NADH2 कैसे करके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा और कैसे करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देगा, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जो रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे साइटोसोल में बना है, वो आसानी से अंदर नहीं आ सकता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वो रिड्यूस NADH2 को नहीं अंदर आने देता है मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको रिड्यूस NADH2 जो साइटोसोल में ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना, इसको भी तो अंदर आना होगा ना, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा ना कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 को, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन तो आने दे नहीं रहा है। तो ये कैसे करके ये रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस का रिड्यूस NADH2 कैसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचेगा, या कैसे करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक पहुंचेगा, इसको ही जानने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? क्या चीज स्टडी करते हैं? इसको ही जानने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज? शटल सिस्टम, याद रखना है, ठीक है, शटल सिस्टम, ठीक है। तो शटल सिस्टम हम लोग क्यों स्टडी करते हैं? शटल सिस्टम हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि शटल सिस्टम ये क्या शटल सिस्टम क्या कराता है? हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस NADH2 जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना ये रिड्यूस NADH2, उसको हम लोग बोलेंगे ये शटल सिस्टम क्या कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक पहुंचाता है, ताकि ये रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। याद रखना, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहां पर का जो रिड्यूस NADH2 बना है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में, वो आसानी से अंदर नहीं आ पाएगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? बिकॉज हम लोग बोलेंगे जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है। किसके लिए? रिड्यूस NADH2 के लिए, ठीक है। तो रिड्यूस NADH2 तो अंदर आ नहीं पाएगा। अगर रिड्यूस NADH2 अंदर नहीं आ पाएगा तो अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाएगा, लेकिन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो देना होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर एटीपी बनेगा ना। तो अब ये रिड्यूस NADH2 को मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए, ठीक है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होता है? हम लोग बोलेंगे शटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शटल सिस्टम का बस क्या काम है? एक ही तो काम है ना, जो भी रिड्यूस NADH2 बना है साइटोसोल में, ठीक है, वो रिड्यूस NADH2 को कहां तक पहुंचाना? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना। मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो रिड्यूस NADH2 को क्रॉस नहीं करने दे रहा था, उसको ये शटल सिस्टम क्या कराता है? कुछ ऐसा मैकेनिज्म करवाता है जिससे ये रिड्यूस NADH2 कहां आ जाए? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाए। और जब ये रिड्यूस NADH2 मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है ना, देखो ध्यान से, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, रिड्यूस NADH2 को, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है।
ठीक है ना। जब ये रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है ना, किसके थ्रू, शटल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ये भी आएगा, मैं इसी को दिखा रहा हूं। तो याद रखना है ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है, ठीक है। और यही रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे सकता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को दे सकता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, जिसके पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो शटल सिस्टम के थ्रू कहां आएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, तो ये रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है, ठीक है। अगर ये रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, अगर ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, मतलब यहां पर देगा, याद रखना है। इसका मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो रिड्यूस NADH2 है ना, देखो ध्यान से, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो रिड्यूस NADH2 है ना, ठीक है, जब ये एक मॉलिक्यूल पहले मान लो आता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये मॉलिक्यूल आएगा, तो ये मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे जब किसके थ्रू आएगा, मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जब आता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। और कॉम्प्लेक्स 1 को देगा तो कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी बनेगा। मतलब मैलेट एस्पार्टेट शटल कितना एटीपी को बनाने में हेल्प करता है, 2.5 एटीपी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब यही रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे GPS के थ्रू आएगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू आएगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर ये बोला कि रिड्यूस NADH2 जब GPS के थ्रू आएगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, तब ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। और कॉम्प्लेक्स 2 से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो कितना एटीपी बनता है, हम लोग बोलेंगे 1.5 एटीपी बनता है, ठीक है। ये कौन सा रिड्यूस NADH2 था, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस वाला जो रिड्यूस NADH2 है, उसका मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये बोला कि शटल सिस्टम क्यों बना, शटल सिस्टम इसीलिए बना क्योंकि रिड्यूस NADH2 जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ है, साइटोसोल में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो सके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो और एटीपी बन सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन हाईली, या हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली इम्परमिएबल है, किसके लिए, ये रिड्यूस NADH2 के लिए जो साइटोसोल में बना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन नहीं आने देगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिड्यूस NADH2 को मैट्रिक्स तक नहीं पहुंचने देगा। और अगर रिड्यूस NADH2 मैट्रिक्स तक नहीं पहुंचे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसको पहुंचाने के लिए रिड्यूस NADH2 को जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, इसको मैट्रिक्स तक पहुंचाने के लिए, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाने के लिए क्या चीज डेवलप हुआ, हम लोग बोलेंगे शटल सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है। तो शटल सिस्टम एक वैसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, देखो ध्यान से, जो क्या करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे रिड्यूस NADH2 बनता है ना, उसको क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक लाता है, जिसके थ्रू ये रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे सके, ठीक है। और ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, ये हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को भी दे सकता है, और ये जो रिड्यूस NADH2 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है। अगर ये रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, अगर ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, तब ये कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा और 2.5 एटीपी बनेगा। अगर यही रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू आएगा, कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, और कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 1.5 एटीपी बनेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं शटल सिस्टम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिखा हूं, देखो यहां पर मैं ये लिखा हूं कि शटल सिस्टम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का रेगुलरली बिटवीन द साइटोसोल एंड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर वो मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल है, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा है कि द मेन रोल ऑफ ए शटल सिस्टम इज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ऑफ रिड्यूस NADH2। मेन रोल क्या होता है शटल सिस्टम का, कि जो भी रिड्यूस NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को कहां तक देना, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक देना। देखो मैंने वही लिखा है
द मेन रोल ऑफ ए शटल सिस्टम इज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिड्यूस NADH2। और ये रिड्यूस NADH2 कब बना है? ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे साइटोसोल में बना है, ठीक है। उस वो रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को कहां तक पहुंचाना हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाना, या हम लोग बोलेंगे ETS, या हम लोग बोलेंगे ETC ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना, ठीक है। वही काम होता है किसका? शटल सिस्टम का। वही मैंने लिखा है, वही मैंने यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अब शटल का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है। शटल का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शटल का मतलब हो गया ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रेगुलरली बिटवीन द टू प्लेस, ठीक है। टू प्लेस मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, शटल का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन दो रेगुलरली होना चाहिए दो प्लेसेस में। फॉर एग्जांपल ये वाला प्लेस क्या चीज है? साइटोसोल है, और ये वाला प्लेस क्या चीज है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो साइटोसोल से देखो मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से, रिड्यूस NADH2 कहां आया? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आया, ठीक है। फिर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद फिर से हम लोग बोलेंगे, ये देखो यहाँ पर जो रिड्यूस NADH2 है वो फिर से साइटोसोल से हम लोग बोलेंगे कहां आएगा? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हुआ क्या चीज का? हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या चीज? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 का। रेगुलरली बिटवीन टू प्लेस का मतलब क्या हो गया? साइटोसोल से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। रेगुलरली जब जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तब तब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 बनेगा, ठीक है, साइटोसोल में। और ये साइटोसोल में जो रिड्यूस NADH2 बना वो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में रेगुलरली आएगा। किसके थ्रू? हम लोग बोलेंगे शटल सिस्टम के थ्रू। तो शटल का मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा, वही मैंने यहाँ पर समझाया। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे? शटल सिस्टम एक वैसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल रिड्यूस NADH2 जो साइटोसोल में बनता है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है। याद रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। या हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस NADH2 बनता है वो हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचता है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, ताकि ये रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे सके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे सके, ठीक है। याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं शटल सिस्टम बोलते हैं। जो भी मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पर समझाया। अब ध्यान से देखो, शटल सिस्टम का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना रिड्यूस NADH2 में, इसके इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब फ्लो करेगा या ट्रांसपोर्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ATP बनाएगा, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। याद रखना, सिग्निफिकेंट शटल सिस्टम का क्या चीज है? ये क्या चीज में हेल्प करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। इसका डिटेल मैंने लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, उसको देखना, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर शटल सिस्टम का क्या क्या फायदा होगा कि यहाँ पर क्या होगा? NAD को रीजनरेट कराता है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये जो NADH2 है ना, ये कैसे NADH2 बना है? तो हम लोग बोलेंगे कि सेल के साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी, या हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं NAD। ये सेल के साइटोसोल में बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है। या तो आप NAD के फॉर्म में लिखो, या इसको आप NAD+ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब भी हम लोग बोलेंगे कभी ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, तो हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो टूटता है, तो वो बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा? साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको बोलते हैं NAD, ठीक है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो H2 देख रहा है ना, वो H2 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड आयन, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये मैंने बताया है, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये अनस्टेबल हो गया ना, तो इससे फिर जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे ये वापस ये जो NAD है ना, ये NAD फिर से क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे रीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि फिर से जब ग्लाइकोलाइसिस होगा ना, तो फिर से हम लोग बोलेंगे NAD क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, फिर से रिड्यूस होकर क्या बनेगा? NADH2, ठीक है। फिर से ये NADH2 शटल सिस्टम के थ्रू कहां आएगा? ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन्स को देगा, फिर से हम लोग बोलेंगे ये NAD क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा? रीजनरेट कर जाएगा। फॉर हम लोग बोलेंगे फर्दर जब ग्लाइकोलाइसिस होगा उसमें जब बॉन्ड टूटेगा ग्लूकोज के बीच का कोवलेंट बॉन्ड उस इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या चीज में हेल्प करेगा? रीजनरेशन ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का इंटायर कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, आप देखना डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। तो ये था आप लोग बोलेंगे क्या चीज? शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि शटल सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया, ठीक है। और मैंने ये बताया कि शटल सिस्टम का यहाँ पर क्यों नीड पड़ा, ये भी मैंने बताया क्यों नीड पड़ा शटल सिस्टम का, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है ना, वो कंप्लीटली इम्परमेबल होता है। किसके लिए? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 के लिए, जो प्रोड्यूस हुआ है कब?
हम लोग बोलेंगे जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ है तब कहां पर, साइटोसोल में। ठीक है, इसीलिए नीड पड़ा क्या चीज का, शटल सिस्टम का। और मैंने क्या बताया, सिग्निफिकेंस बताया। ठीक है, शटल सिस्टम का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम। याद रखना है, मैंने बताया, देखो ध्यान से, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना, तो शटल सिस्टम का दो मेन टाइप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, ठीक है, याद रखना है, जिसको बोलते हैं MAS, मैस बोलते हैं। और दूसरा शटल सिस्टम को बोलते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, या बोलेंगे GPS। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नाम से पकड़ना कि यहाँ पर मैलेट एस्पार्टेट शटल है ना, इसका मतलब यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, मैलेट एस्पार्टेट, मतलब मैलेट और एस्पार्टेट। ठीक है, याद रखना है, ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर हेल्प करेगा क्या चीज के लिए, रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है उसको मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यहाँ पर क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये हेल्प करेगा जो रिड्यूस NADH2 साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है उसको कहां तक लाने के लिए, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने के लिए। ठीक है, याद रखना है, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। दोनों शटल का तो सेम ही काम है ना। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि मैलेट एस्पार्टेट शटल जब काम करेगा तो ज्यादा एनर्जी बनेगा, GPS जब काम करेगा तो थोड़ा कम एनर्जी बनेगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जो कि मैंने समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। मैलेट एस्पार्टेट शटल, देखो क्या क्या होता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या करता है, ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिड्यूस NADH2 जो कि बना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, साइटोसोल में बना है। ठीक है, देखो वही लिखा है, इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिड्यूस NADH2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोसोल टू द कॉम्प्लेक्स वन, मैंने बताया था ना, टू द कॉम्प्लेक्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसकी वजह से क्या बनेगा, 2.5 ATP बनेगा, वो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था। जब भी कभी याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस का रिड्यूस NADH2 मैलेट एस्पार्टेट शटल के सिस्टम के थ्रू मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, और कॉम्प्लेक्स 1 को जहां इलेक्ट्रॉन्स दिया तो बट ऑब्वियस याद रखना है 2.5 ATP बनेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो मैलेट एस्पार्टेट शटल मिलता कहाँ का है, तो हम लोग बोलेंगे किडनी में मिलता है, लीवर के सेल में मिलता है, और हम लोग बोलेंगे हार्ट मसल्स के सेल्स में, या हम लोग बोलेंगे कार्डियक मसल्स के सेल्स में मिलता है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, मैलेट एस्पार्टेट शटल मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल क्या करेगा, तो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस NADH2 जो साइटोसोल में बना है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है, इसको कहां तक लाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाएगा। और ये जो रिड्यूस NADH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। याद रखना है, जब भी कभी रिड्यूस NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू अगर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, तो वो रिड्यूस NADH2 याद रखना अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और जब कॉम्प्लेक्स 2 को देगा ना, तो कितना ATP बनेगा, हम लोग बोलेंगे 1.5 ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, ये मैंने बताया है कैसे सिंथेसिस होगा, आप देखना प्रीवियस लेक्चर आपको समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर में ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी GPS जो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल भी बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, याद रखना है, हमारा जितना भी स्केलेटल मसल्स होता है ना, ठीक है, सारा का सारा स्केलेटल मसल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल मिलेगा। हमारा जो न्यूरॉन्स होता है या ब्रेन सेल्स होता है ना, उसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्या चीज, शटल सिस्टम। ठीक है ना, तो ये कोई सा भी शटल सिस्टम रहे, उसका मेन काम क्या चीज है, साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना उसको कहां तक लाना, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाना। इस चीज को याद रखना, ताकि ये रिड्यूस NADH2 क्या कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो कॉम्प्लेक्स 1 को दे सके या कॉम्प्लेक्स 2 को। जब मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू आएगा ये रिड्यूस NADH2, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, 2.5 ATP बनेगा। जब ये रिड्यूस NADH2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू आएगा, तब हम लोग बोलेंगे ये रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, कितना ATP बनेगा, 1.5 ATP बनेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैलेट एस्पार्टेट शटल कैसे करके काम करता है। ठीक है, कैसे करके मैलेट एस्पार्टेट शटल रिड्यूस NADH2 को पकड़ के कहां तक लाता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पार करने नहीं देगा किसको, रिड्यूस NADH2 को, ठीक है, क्रॉस करने नहीं देगा, याद रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं
पहले हम लोग देखेंगे कि मैलेट एस्पार्टेट शटल कैसे करके रिड्यूस NADH2 को जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, साइटोसोल में बना था, उसको पकड़कर कहां लाता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक। ठीक है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, या मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, जो कैसे करके काम करता है, कैसे करके रिड्यूस NADH2 को साइटोसोल से जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है उसको कहां तक लाता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाता है। ठीक है, याद रखना, ये मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो देखो हम लोग समझने जा रहे हैं कि मैलेट एस्पार्टेट शटल कैसे करके काम करता है, कैसे करके ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे साइटोसोल में जो रिड्यूस NADH2 बनता है उसको मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक लाता है। ठीक है, और वो रिड्यूस NADH2 फिर कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से, ये जो मैं बनाया हूं ये क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा। ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, ये हम लोग जानते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये जब सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके बाहर वाला पोर्शन, ये वाला क्या होगा, ये पोर्शन होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल वाला पोर्शन होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइटोसोल में क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। साइटोसोल में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या बना है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 बना है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH2 बना है। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है उस टाइम पे। तो यहां पर देखो ध्यान से, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH2 बना है ना। ठीक है, तो यहां पर मैं एक रिड्यूस NADH2 को दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं एक रिड्यूस NADH2 को दिखा रहा हूं कि कैसे करके ये एक रिड्यूस NADH2 कहां तक आता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक आता है। किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, दो बना है, तो पहला बार में एक आएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा बार में फिर दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे दो अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2। ठीक है, ये रिड्यूस NADH2 को ऐसे भी लिखते हैं NADH प्लस H प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ये वाला, जब हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना, तो याद रखना वहां पर हम लोग बोलेंगे, हम लोग ये वाला मॉलिक्यूल लिखते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ये वाला लेके चलते हैं ना, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, NAD प्लस लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आप रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल लेकर चलो, आसान होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम होगा। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे दो रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल बना है, तो उसमें से एक एक मॉलिक्यूल करके कहां आएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल से कहां आएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आएगा। किसके थ्रू, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू। तो कैसे आएगा, तो देखो बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, यहां पर समझना है। ठीक है, यहां पर ये समझना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन खासकर, इस इनर मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे एक एंटीपोटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन में एंटीपोटर होगा, जिसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये वाला। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एंटीपोटर है। याद रखना, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एंटीपोटर है। और एंटीपोटर वैसा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो एंटीपोटर है ना, इसका यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट। ठीक है, मैलेट या मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट 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 क्या चीज, एंटीपोटर। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैलिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंटीपोटर। याद रखना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैं और एक एंटीपोटर बना रहा हूं, ध्यान से देखना यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे और एक एंटीपोटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो एंटीपोटर प्रेजेंट होता है ना, ये वाला जो एंटीपोटर है ना, इसको भी नाम क्या दिया गया, देखो ध्यान से, एंटीपोटर। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करवाएगा। और ये जो एंटीपोटर है ना, इसका नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्लूटामेट ग्लूटामेट एस्पार्टेट एस्पार्टेट एंटीपोटर, या ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड एंटीपोटर इसको बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है ना, ये बहुत आसान है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम क्या क्या चीज के मिलने से बना है। तो एक तो हम लोग देख लिए मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंटीपोटर के मिलने से बना है। दूसरा एंटीपोटर क्या है, ग्लूटामेट एस्पार्टेट एंटीपोटर के मिलने से बना है। ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या होगा, आप समझना, बहुत आसान है। देखो ये जो रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, ये जो रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल है, ये रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, याद रखना ये क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, ये जो रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुआ है वो याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ है, साइटोसोल में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये सेल का साइटोसोल है। साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे एक एसिड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड, OAA, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बोलेंगे। ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये साइटोसोल में जो ऑक्सालो एसिटिक एसिड होता है ना, ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड देखो ध्यान से, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिड्यूस NADH2 के साथ। देखो ध्यान से, मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्ट करेगा कौन, ऑक्सालो एसिटिक एसिड किसके साथ, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 के साथ जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है। तो हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड इसका इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, किसका इलेक्ट्रॉन्स को, रिड्यूस NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये H2 जो देख रहे हो हाइड्राइड आयन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड ले लेगा। और जैसे ही ऑक्सालो एसिटिक एसिड ले लेगा ना इसका इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैलेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। इसका मतलब रिड्यूस NADH2 वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गया, देखो ध्यान से, वो आ गया किसमें, हम लोग बोलेंगे मैलेट में आ गया। और जैसे ये H2 किसके साथ जुड़ा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सालो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ा, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब कौन ले लिया, ऑक्सालो एसिटिक एसिड जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ठीक है, तब यहां पर देखो क्या बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा ना, कौन, हम लोग बोलेंगे कौन बाहर निकल जाएगा, देखो ध्यान से, NAD, ये बाहर निकल जाएगा साइटोसोल में। ठीक है, तो NAD यहाँ पर क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। फिर से जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो फिर से NAD क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, या हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो प्रेजेंट होता है सेल के साइटोसोल में भी और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो मैं ऐसे करके बना रहा हूं ना, ये इसका मतलब ये इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैलेट के पास क्या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है। किस कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था वो वाला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर ये जो मैलेट है ना, ये मैलेट देखो ध्यान से, ये मैलेट हम लोग बोलेंगे, ये मैलेट क्या कर सकता है, आसानी से हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कहां तक आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये मैलेट के लिए हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एंटीपोटर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन रिड्यूस NADH2 के लिए नहीं है। तो मैलेट हम लोग बोलेंगे, मैलेट यहां पर देखो ध्यान से, ये मैलेट का कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। लेकिन ये एंटीपोटर है ना, जब मैलेट यहां पर से यहां आ रहा होता है, साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कौन यहां से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कौन जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन जाएगा, तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में चला जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, ये वाला, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना है, ये जो मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंटीपोटर है ना, वो देखो ध्यान से मैलेट को अंदर लाया, और मैलेट को अंदर लाया मतलब कहां, साइटोसोल से कहां लाया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो होता है, या अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है, जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, उसको बाहर लेके चला गया, मतलब कहां पर, साइटोसोल में लेके चला गया, कौन, ये मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंटीपोटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इस एंटीपोटर का। अब ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन को कराने वाला जो एंजाइम है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है, वो प्राइमरी एंजाइम है मैलेट एस्पार्टेट शटल का, और ये एंजाइम का नाम यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक, क्योंकि साइटोसोल में प्रेजेंट है ये एंजाइम, साइटोसोलिक मैलेट साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे, ये जो एंजाइम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, प्राइमरी एंजाइम होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल का। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये देखो ध्यान से, ये मैलेट एस्पार्टेट शटल भी हम लोग बोलेंगे
ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। पहला देखो ध्यान से ये एंटीपोटर है, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से ये एंजाइम्स है जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। वो इस रिएक्शन को कराया, ऑक्सालो एसिटिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कराया, मैलेट में। कैसे करके, तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड और हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 को क्या किया, रिएक्ट कराया, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, ऑक्सालो एसिटिक एसिड में, और ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलेट में। और ये रिड्यूस NaDH2 फिर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे NAD में, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ NAD। ये फिर काम करेगा जब फिर से ग्लाइकोलाइसिस होगा, उस टाइम पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर से किसमें चेंज हो जाएगा, रिड्यूस NaDH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैलेट अंदर आ गया ना मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होगा देखो ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उस इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में, और हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में, और किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में। और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजोम, ऐसे करके, जिसको मैं दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। और ऑक्सीजोम का ये हेड है, ये बेस है। हेड हमेशा कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है। और ये एटीपी को बनाता है, ठीक है, याद रखना है कैसे बनाती है, मैंने बताया, आप देखो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आपको समझ में आएगा। तो अब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, रिड्यूस NaDH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स वो किसके पास है, मैलेट के पास है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, ये मैलेट से इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है एक मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से, ये मैलेट से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, और वो मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, वो मॉलिक्यूल क्या चीज है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये मैलेट से इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लिया, हम लोग बोलेंगे NAD ले लिया। ये NAD क्या होता है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे NaDH2 में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था ना, मैलेट के पास किसका इलेक्ट्रॉन्स था, ये साइटोसोल में जो रिड्यूस NaDH2 बना था उसका इलेक्ट्रॉन्स था। वो अल्टीमेटली कहां आ गया, देखो ध्यान से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। कैसे पहुंचा, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग बोलेंगे मैलेट से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा रिड्यूस NaDH2, सॉरी NAD जब लेगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये NAD रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ NAD में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, और वो रिड्यूस फॉर्म को हम लोग NaDH2 के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, याद रखना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली देखो ध्यान से, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था रिड्यूस NaDH2 जो साइटोसोल में बना था, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, ठीक है। और कौन हेल्प कर रहा है, ये मैलेट एस्पार्टेट शटल, इसके इलेक्ट्रॉन्स को साइटोसोल से कहां लाने के लिए, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, वैसे ये जो मॉलिक्यूल है ना मैलेट, ये एक नया मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम, जिसको बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्या चीज, मैलेट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में भी प्रेजेंट होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स है मैस का। मैस मतलब मैलेट एस्पार्टेट शटल का, पहला एंटीपोटर, दूसरा ये साइटोसोलिक वाला एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट होने वाला ये एंजाइम, ये सब कंपोनेंट्स है मैस का या मैलेट एस्पार्टेट शटल का, ठीक है। तो अब ये रिड्यूस NaDH2 मैंने क्या बताया था, ये मैंने बताया था कि ये जो रिड्यूस NaDH2 जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू आएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ATP बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या बनेगा, ATP बनाएगा। तो एक रिड्यूस NaDH2, याद रखना है, जब हम लोग बोलेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू आया, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का हेड 120 डिग्री एंगल में रोटेट किया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कितना ATP बना, हम लोग बोलेंगे 2.5 ATP बना, ठीक है। मतलब एक रिड्यूस NaDH2 कितने ATP को बनाया, 2.5 ATP को बनाया। तब जब हम लोग बोलेंगे ये रिड्यूस NaDH2 किसके थ्रू आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब देखो अब क्या होगा, यही तो कॉन्सेप्ट था ना। अब इसको मैलेट एस्पार्टेट क्यों बोल रहे हैं, तो मैलेट तो यहाँ पर अपना काम कर दिया, अब एस्पार्टेट का काम आएगा, देखो ध्यान से। अब देखो अभी जो ऑक्सालो एसिटिक एसिड यहाँ पर बना है ना, ठीक है,
ये जो ऑक्सालो एसिटिक एसिड बना है, ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड देखो ध्यान से, ये एक नया मॉलिक्यूल में यहाँ पर कन्वर्ट होगा। लेकिन उससे पहले देखो क्या होता है, उससे पहले सेल का जो साइटोसोल होता है ना, ये सेल के साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, एक एमिनो एसिड एक एसिड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट क्या होता है देखो ध्यान से, इस एंटीपोटर के थ्रू हम लोग बोलेंगे ये ग्लूटामेट कहाँ चला जाता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कौन, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट। ठीक है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, साइटो ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया ग्लूटामेट। ठीक है, ध्यान देना, जब ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में जो ग्लूटामेट होता है, याद रखिए एमिनो एसिड है ग्लूटामेट, वो हम लोग बोलेंगे इस एंटीपोटर से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा। अब जब ये यहां पर पहुंचता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेट। ठीक है, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये भी एक एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से मूव करके कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, साइटोसोल में जाएगा। याद रखना है एस्पार्टेट। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूटामेट एस्पार्टेट एंटीपोटर। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, समझना है क्या चीज है। अब यहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, यहां पर देखो क्या होता है समझना। यहां पर हम लोग बोलेंगे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ग्लूटामेट ये क्या चीज, एमिनो एसिड है। ठीक है, ये ग्लूटामेट जो एमिनो एसिड है ना, वो क्या करेगा, अपना एमिनो ग्रुप को, देखो ध्यान से, वो अपना एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा किसमें, वो अपना एमिनो ग्रुप को, ये ग्लूटामेट एमिनो एसिड है और एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है। ये एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा किसमें, ऑक्सालो एसिटिक एसिड में। जैसे ऑक्सालो एसिटिक एसिड ग्लूटामेट का एमिनो एसिड जो एमिनो ग्रुप को लेगा ना, तो ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पार्टेट। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसएमिनेज। लेकिन इस एंजाइम का कुछ खास नाम दिया गया, चूंकि ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज बोलेंगे। याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ग्लूटामेट का काम यहाँ पर क्या, ग्लूटामेट इसीलिए अंदर आया कि ग्लूटामेट एमिनो एसिड है, और ग्लूटामेट एमिनो एसिड है तो एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप होगा। ये एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर ये एंजाइम कर देगा किसमें, ऑक्सालो एसिटिक एसिड में, और ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड नया एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पार्टेट। ठीक है, याद रखना है। और इस जो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। और जैसे ग्लूटामेट से एमिनो एसिड्स बाहर जाएगा, निकलेगा, तो ग्लूटामेट फिर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ग्लूटामेट फिर हम लोग बोलेंगे ये एमिनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो जैसे कि हम लोग कोई भी एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या है, एनसीसी। ठीक है, ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एमिनो एसिड्स में इस तरफ क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एमिनो एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे कीटो एसिड के साथ। याद रखना है, कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या करता है, देखो ध्यान से, ये एमिनो ग्रुप को किसको दे देता है, कीटो एसिड को दे देता है। जैसे कीटो एसिड में ये एमिनो ग्रुप लगता है तो ये कीटो एसिड हम लोग बोलेंगे एक नया एसिड में चेंज हो जाता है। सॉरी, जैसे हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप ये कीटो एसिड में लगता है ना, वैसे हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये हम लोग बोलेंगे एक नया एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। याद रखना है। और ये जो मॉलिक्यूल जो बच गया ना, वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो एक नया एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कीटो एसिड। अब देखो यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हुआ है ना, देखो ध्यान से, ग्लूटामेट है, ये एमिनो एसिड है, इसके पास कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। एमिनो, देखो ये एमिनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड मैं बनाया हूं। ठीक है, ये एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लूटामेट एमिनो एसिड है, इसके पास NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। ये NH2 ग्रुप कहां गया, कीटो एसिड के पास गया। कीटो एसिड मतलब ऑक्सालो एसिटिक एसिड के पास गया। तो NH2 ग्रुप जैसे ही ऑक्सालो एसिटिक एसिड से जुड़ा, तो ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड किसमें चेंज हो गया, एक नया एमिनो एसिड में, देखो एस्पार्टेट में चेंज हो गया, मतलब एक नया एमिनो एसिड बना। ठीक है, और जो बचा हुआ पोर्शन था ये एमिनो एसिड का, ठीक है, ग्लूटामेट का, वो किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे कीटो एसिड में, मतलब वो किसमें चेंज हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो गया, जो कि कीटो एसिड है। ठीक है, याद रखना है ये कॉन्सेप्ट। तो अब ये जो एस्पार्टेट बना, इसी को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। और इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसएमिनेज एंजाइम चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये जो एस्पार्टेट है ना, ये एस्पार्टेट देखो ध्यान से, इसके एंटीपोटर के थ्रू कहां आ गया, सेल के साइटोसोल में आ गया। देखो ध्यान से, सिंपल है, सेल के साइटोसोल में आ गया। अब सेल के साइटोसोल में आ गया तो अब यहां पर फिर से ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगा।
मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, एस्पार्टेट क्या चीज है, एमिनो एसिड है, इसके पास कौन सा ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप होगा। ये एमिनो ग्रुप को देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पर ये जो एस्पार्टेट जो यहाँ पर आया ना सेल के साइटोसोल में, इसके पास जो एमिनो ग्रुप है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगा, ये एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, किसको हम लोग बोलेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को दे देगा। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड से क्या निकला, एमिनो एमिनो ग्रुप निकला, किसमें आ गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किसमें चेंज हो जाएगा, नया एमिनो एसिड में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूटामेट। और ये जो स्पार्टेट था, ठीक है, जब इससे एमिनो ग्रुप हट गया तो ये स्पार्टेट फिर किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सालो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, और इसको करवाने के लिए जो एंजाइम जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसएमिनेज। तो यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा साइटोसोलिक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर भी तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हुआ ना, आप देख सकते हैं कैसे हुआ, देखो ध्यान से। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एमिनो एसिड होता है ना, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या चीज, एमिनो एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक एमिनो एसिड है, कोई से मान लो ये एमिनो एसिड 1 है। ठीक है, ये एमिनो एसिड किसके साथ हम लोग बोलेंगे, ये कोई भी कीटो एसिड है, ये कीटो एसिड ऑक्सालो एसिटिक एसिड हो सकता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट हो सकता है, पायरुविक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो एसिड है ना, ये अपना एमिनो ग्रुप को, ये अपना एमिनो ग्रुप को देखो ध्यान से, ये जो इसका जो एमिनो ग्रुप है ना एमिनो एसिड्स का, उसको ट्रांसफर करता है कीटो एसिड में। तो कीटो एसिड में क्या जुड़ गया, एमिनो ग्रुप जुड़ गया। तो अब कीटो एसिड नहीं रहेगा, ये एक नया एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा, इसको मैं एमिनो एसिड 2 लिख दिया। ठीक है, नया एसिड में चेंज हो गया, नया एमिनो एसिड में चेंज हो गया कीटो एसिड। ठीक है, और ये जो बचा हुआ जो इसका पोर्शन था ना, ये जो बचा हुआ पोर्शन था ना, वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कीटो एसिड में चेंज हो जाएगा, याद रखना है। और ये कीटो एसिड हो सकता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड हो सकता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हो, याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड टू कीटो एसिड, जिसकी वजह से ये कीटो एसिड एक नया एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा, और ये जो एमिनो एसिड है ना, वो कीटो एसिड में चेंज हो जाएगा। वही तो हुआ ना यहाँ पर, देखो ध्यान से, कि स्पार्टेट क्या चीज, एमिनो एसिड है ना, ये स्पार्टेट से क्या हुआ, एमिनो ग्रुप निकला और किसमें जुड़ गया, कीटो एसिड में, या हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट में जुड़ गया। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें चेंज हो गया, देखो ध्यान से, एमिनो एसिड, नया एमिनो एसिड में चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट, जैसे यहाँ हुआ था। ठीक है, और इसका जो बचा हुआ पोर्शन था वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कीटो एसिड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मैलेट, ठीक है, और यहाँ पर एस्पार्टेट, ये दोनों मिलकर काम किया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल। आप देख सकते हैं इसके थ्रू क्या हुआ है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से कहां तक पहुंच चुका है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा मैलेट एस्पार्टेट शटल, याद रखना है मैलेट एस्पार्टेट शटल का कितना कंपोनेंट्स है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ना कितना कंपोनेंट्स है। देखो ध्यान से, ये हो गया पहला कंपोनेंट, जिसमें क्या आता है, मैलेट अल्फा कीटोग्लूटारेट एंटीपोटर। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट, जिसमें क्या आता है, ग्लूटामेट एस्पार्टेट एंटीपोटर। ठीक है, तीसरा क्या आता है, हम लोग बोलेंगे तीसरा ये वाला एंजाइम आता है, साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना ये प्राइमरी एंजाइम है मैलेट एस्पार्टेट शटल का। और चौथा क्या आता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी याद रखना प्राइमरी एंजाइम है मैलेट एस्पार्टेट शटल का। ठीक है, उसके बाद छठा क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, छठा कंपोनेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। और सातवां जो कंपोनेंट है वो क्या चीज है, साइटोसोलिक एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है किसका, मैलेट एस्पार्टेट शटल का, यही मैंने बताया है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में, यही मैकेनिज्म होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल का। ठीक है, तो ये खत्म हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना ना, वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल उसको कैसे करके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। और याद रखना मैलेट एस्पार्टेट शटल किस किस सेल्स में मिलता है, तो मैंने बताया था किडनी सेल्स में, लीवर सेल्स में, और हम लोग बोलेंगे कार्डियक मसल्स जो होते हैं, हार्ट मसल्स का जो सेल्स होता है, उसमें ये मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा जो शटल सिस्टम का जो टाइप था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। ठीक है, याद रखना है ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है ना, ये कैसे करके काम करता है, यही अभी हम लोग देखने वाले हैं।
ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल रहे या मैलेट एस्पार्टेट शटल रहे, उसका काम क्या चीज है कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे साइटोसोल में जो रिड्यूस NADH2 बना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, उस रिड्यूस NADH2 को कहां तक पहुंचाना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक पहुंचाना, ताकि वो क्या कर सके, अपना इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे सके। ठीक है, याद रखना है। तो देखो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या बनाया हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेम्ब्रेन है, हम लोग बोलेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये क्या चीज होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यही बोलेंगे, सिंपल है। और ये वाला क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ETH। किस फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 5 जो होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम होगा। याद रखना, ऑक्सीजोम को कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया था। और ये ऑक्सीजोम याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये ATP को बनाने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजोम का हेड देखो, ये वाला हेड किस तरफ है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ है ना, इसलिए जो ATP बनता है वो हेड ऑफ द ऑक्सीजोम बनाता है। इसलिए जो ATP बनेगा वो किस तरफ बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मैंने बताया था। अब देखना, उसके बाद फिर से कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 ऐसे करके चलता है, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, खासकर हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, वहां पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे दो ट्रांसपोर्टर। एक ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, और दूसरा ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, ठीक है। याद रखना ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, लेकिन मैं यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे करके दिखाया हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने ये भी बताया था कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल जब रिड्यूस NADH2 जो साइटोसोल में बना है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, जब उसको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में लाएगा, तब वो जो रिड्यूस NADH2 होगा ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। ये भी मैंने बताया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये वाला बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये होगा साइटोसोल, ठीक है। और साइटोसोल में क्या हुआ होगा, तो हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस हुआ होगा, हम लोग जानते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस जब हुआ था तो क्या बना था, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बना था, रिड्यूस NADH2 बना था, ठीक है, याद रखना है। तो एक बार में हम लोग बोलेंगे जब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम काम करेगा, तो एक बार में ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना है, 2 बना है ना, एक बार में एक रिड्यूस NADH2 अंदर आएगा, मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे करके जो 2 रिड्यूस NADH2 है ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, देखो ध्यान से, अलग अलग करके भी दिखा सकता हूं, रिड्यूस NADH2 और ये क्या चीज है, रिड्यूस NADH2। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसी 2 रिड्यूस NADH2 मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखा हूं। अब देखो अब क्या होता है, अब देखना, अब याद करो ग्लाइकोलाइसिस का जब पाथवे चल रहा होता है ना, उस टाइम पे जब स्टेप 5 होता है ना, तो स्टेप 5 में हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद रखना है, डाइहाइड्रोक्सी क्या चीज, एसीटोन फॉस्फेट, याद करो। अब देखना, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो ये है ना, मेरा जो लेक्चर है, सीरीज ऑफ लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस का, उसको देखना। स्टेप नंबर 5 में क्या बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, ठीक है। कुछ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद रखना है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, सारा का सारा जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, वो याद रखना कि सारा का सारा डाइहाइड्रोक्सी, जितना भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा ना, जितना बार ग्लाइकोलाइसिस होगा ना, उस टाइम पे याद रखना कुछ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का काम क्या चीज है कि वो क्या बनाए, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम को बनाने में हेल्प करे। कैसे, देखो ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बना है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो रिड्यूस NADH2 बना है ना ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, वो रिड्यूस NADH2 से, देखो ध्यान से, वो रिड्यूस, एक मैं रिड्यूस NADH2 को दिखा रहा हूं, एक रिड्यूस NADH2 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जैसे एक रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो ये रिड्यूस NADH2 वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, NAD में, ठीक है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो हाइड्राइड है ना, वो कौन ले लिया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ले लिया।
तब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, वो हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, याद रखना है, ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, रिड्यूस NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चला गया। कहाँ पर ये काम हुआ है, साइटोसोल में हुआ है, ठीक है। तब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे उस एंजाइम का नाम है साइटोसोलिक, साइटोसोलिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना है, डिहाइड्रोजिनेज ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि कहां प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या चीज को कन्वर्ट करता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए, ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, उसका इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। या ये जो हाइड्राइड आयन है ना, जिसको मैं H2 के फॉर्म में दिखाया हूं, यही H2 किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये NAD फिर वापस हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। फिर से जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो फिर से ये NAD जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, और ये साइकिल चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ना, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो साइटोसोल में बना है ना, ये अंदर आ जाएगा, देखो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके थ्रू, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज के थ्रू। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसपोर्टर है, याद रखना है, ठीक है। और ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था वो कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में आ गया, ठीक है। और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। और इसके पास क्या चीज का इलेक्ट्रॉन्स है, रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के पास। और वो कहां पहुंच गया, देखो ध्यान से, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज की मदद से कहां पहुंच गया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा ना, तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना है। यहां पर हम लोग बोलेंगे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वो इस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में, याद रखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो F85 क्या किया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और कुछ प्रोटॉन्स को ये क्या किया, ये अपने में ले लिया, कौन, F85। तो जैसे ये ले लिया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ F85 में, ठीक है। फैट में जैसे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ तो ये रिड्यूस हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, और ये चेंज होगा किसमें, रिड्यूस FADH2 में, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, अब जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था ना, रिड्यूस NADH2 का इलेक्ट्रॉन्स था ना, वो इलेक्ट्रॉन्स देखो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचा, अल्टीमेटली कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे यहां पर पहुंच गया, ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा नया मॉलिक्यूल में जिसको बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये सब कहां हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कौन सा एंजाइम करवा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या चीज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना, ये एंजाइम क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, ठीक है, और किसको देगा, FAD को देगा, जिससे ये फैट किस में चेंज हो जाएगा, FADH2 में चेंज हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिड्यूस NADH2 का इलेक्ट्रॉन्स देखो अल्टीमेटली कहां पर पहुंचा, यहां तक आ गया, ठीक है। अब यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो FADH2 है ना, ये हमेशा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, मैंने बताया ये चीज। और कॉम्प्लेक्स 2 को देगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोन 120 डिग्री एंगल में घूमेगा, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक रिड्यूस NADH2 से, एक रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, जब वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 को जब देगा तो कितने ATP बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे 1.5 ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम, याद रखना है, ठीक है ना।
अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो यहाँ पर बना उसका क्या होगा, तो ये देखो ध्यान से, ये फिर से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाएगा। कहां पर हम लोग बोलेंगे, साइटोसोल में, ठीक है, साइटोसोल में निकल जाएगा, किसके थ्रू, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्रांसलोकेज के थ्रू। तो ये कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे ये आ गया कहां पर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट साइटोसोल में आ गया। अब देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा दूं डायरेक्टली ऐसे करके, ये यही था ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम भी बोलते हैं, जीपीएस, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना था, जब वो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू आ रहा था ना, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा था कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 को जब दे रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था और एटीपी कितना बन रहा था, 2.5 एटीपी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे ये जो रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है साइटोसोल में, जब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, तब देख सकते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 को जब इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो कितने एटीपी बनेगा, 1.5 एटीपी बनेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे शटल सिस्टम का, जिसमें आता है मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया शटल सिस्टम का इंटायर कॉन्सेप्ट को डिटेल में। तो ये खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्यू साइकिल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।